मुख्तार अंसारी नाम जाना पहचाना है। अगर इसके माँ और बाप के साइड के इतिहास को और इनके पूर्वजों को देखें तो दो बड़ी दिलचस्प बातें हमें समझ आती हैं कि मुख्तार अंसारी के परिवार में एक समय एक ऐसा व्यक्ति था जो कि कांग्रेस पार्टी का भारत की आज़ादी की लड़ाई के दौरान 1927-28 में कांग्रेस का प्रेसिडेंट रहा, और तो और जामिया मिलिया इस्लामिया का फॉर्मर वाइस चांसलर, और उससे भी पहले मुस्लिम लीग का प्रेसिडेंट। सबसे बड़ी बात यह थी कि ये व्यक्ति वो था जिसने यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबरा लंदन से एक मास्टर्स डिग्री प्राप्त की थी। सर्जरी में उसने एक डिग्री प्राप्त करके एक माना गिराना सर्जन हुआ करता था। गांधी के साथ मिलकर उसने खिलाफत मूवमेंट को बढ़ाने में भी देश में बहुत योगदान दिया। लेकिन यही नहीं, इसके साथ साथ उसने रीजेनरेशन ऑफ मैन एक किताब लिखी जिसको गांधी ने भी बहुत प्रचार करके उस समय लोगों तक पहुंचाया। और तो और इसी के परिवारजनों में अगर दूसरे व्यक्ति के बारे में चर्चा करें तो सबसे माना गिराना नाम आता है ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान अंसारी का। उस्मान अंसारी बलूच रेजिमेंट का ब्रिटिश के दौरान काम करने वाला एक व्यक्ति। 1947 में भारत पाकिस्तान के बंटवारे के बाद ये बंदा 1948 में भारत आया। भारत की सेना को इसने ज्वाइन किया। जैसे ही इसने भारत की सेना को ज्वाइन किया, इसके ब्रिगेड को भेजा गया कश्मीर में, कश्मीर घाटी में, जहां पर पाकिस्तान उस समय इलीगल तरीके से घुसपैठियों को भेजकर कश्मीर को इलीगली ऑक्यूपाई करने की कोशिश कर रहा था। नवाशेरा के इलाके में इस बंदे को भेजा गया। उस्मान अंसारी ने नवाशेरा में इतनी बहादुर तरीके से लड़ाई लड़ी कि उसको नवाशेरा का शहर ये दर्जा भी आज तक दिया गया है। आज की डेट में भी नवाशेरा में इस बंदे का नाम, इसकी एक छोटी सी मूर्ति तक लगाई गई है। और तो और इस बंदे ने पाकिस्तानियों के साथ इस प्रकार की लड़ाई करी कि जब ये लड़ रहा था तो उस समय एक जगह थी झंगर, और वो झंगर के इलाके को पाकिस्तानियों ने कब्जा कर लिया था। उस्मान अंसारी अपनी ट्रूप्स को लेके गया। उसने ट्रूप्स के साथ झंगर के अंदर जाकर पाकिस्तानियों को उखेड़ फेंका। लेकिन जब झंगर की पोस्ट ऑक्यूपाई हो गई, उसी के दौरान पाकिस्तान ने रीइंफोर्समेंट भेजकर झंगर को रीऑक्यूपाई करने की कोशिश करी, और इस रीऑक्यूपेशन के दौरान उस्मान अंसारी को गोली लग गई मरते दम पर। उस समय मरने के समय जब गोली लग चुकी थी, उस्मान अंसारी के मुंह से निकले हुए आखिरी शब्द ये थे कि मैं तो मर रहा हूं, झंगर पाकिस्तानियों के हाथ ना लगे। ये बंदा मुख्तार अंसारी का सबसे क्लोज रिलेटिव। और तो और ये नहीं, इसी बंदे का एक और बड़ा महत्वपूर्ण रिश्तेदार जो है वो था मोहम्मद हमीद अंसारी, भारत का उपराष्ट्रपति 2 बार रहने वाला, साथ ही में भारत की जो विदेश सेवा इंडियन फॉरेन सर्विस है उसका एक पूर्व अधिकारी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर, और साथ में नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज का चेयरमैन। ये बंदा भी अंसारी परिवार से जुड़ा हुआ। और तो और मुख्तार अंसारी का जो बेटा है अब्बास अंसारी, अब्बास अंसारी के बारे में 2 चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहली चीज़ कि वो एक एस शूटर है और उसने नेशनल लेवल चैंपियनशिप्स जीती हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी चैंपियनशिप्स जीती हैं, और भारत के नाम को उसने रोशन किया है। लेकिन यही नहीं, सबसे बड़ी चीज़ ये भी है कि 2017 में अब्बास अंसारी ने उस समय उत्तर प्रदेश में एक कैंपेन चलाया। उस कैंपेन के तहत वो जय हिंद स्लोगन को प्रमोट कर रहा था, और जब वो जय हिंद स्लोगन को प्रमोट कर रहा था तो उस समय कई मुसलमान क्लेरिक्स जो थे, उलेमा और ये जो मुल्लाज थे उस समय उत्तर प्रदेश के रीजन में, उन्होंने अब्बास अंसारी को पकड़ के क्रिटिसाइज किया। उन्होंने कहा कि भाई ये जय हिंद स्लोगन को आप क्यों प्रचार कर रहे हैं, ये हिंदू स्लोगन है। उस समय अब्बास अंसारी का जो जवाब था वो ये था कि जय हिंद किसी धर्म से नहीं जुड़ा हुआ, ये हिंदुस्तान की मिट्टी से जुड़ा हुआ है। ये बंदा अब्बास अंसारी का बेटा था। अब्बास अंसारी यानी कि मुख्तार अंसारी का पुत्र था। अब सबसे बड़ी बात ये उठती है कि इस इतने ग्लोरियस परिवार का ये जो व्यक्ति था मुख्तार अंसारी, इस बंदे ने अपने इस ग्लोरी को प्राप्त करते हुए उसी ग्लोरियस कदम पर नक्शे क्यों नहीं बढ़ाए? ये बंदा एक बाहुबली क्यों बना? उसके पीछे की कहानी आज हम समझेंगे। तो मुख्तार अंसारी जो है, सबसे पहले 1990 के दशक में मऊ, गाजीपुर, बनारस, जौनपुर के इलाके में, यूपी में उसने अपनी प्रेजेंस को इस्टेब्लिश किया। उस पूरे इलाके को पूर्वांचल के नाम से उत्तर प्रदेश में जाना जाता है। ये जो गाजीपुर, मऊ, बनारस, जौनपुर का इलाका है, जो पूर्वांचल का इलाका है, 1990 के दशक में भारत की सरकार द्वारा इस इलाके में बहुत सारे प्रगतिशील विकास कार्यों को लॉन्च किया गया। पूर्वांचल उस समय बहुत बैकवर्ड माना जाता था, किसी भी प्रकार की विकास कार्य वहाँ पर हुए नहीं थे। तो जाहिर सी बात है कि भारत सरकार के कई पैकेजेस के तहत
जब फाइनेंशियल असिस्टेंस पूर्वांचल को मिली तो उस पूर्वांचल के अंदर बहुत सारे विकास कार्य शुरू हुए, सड़क बनना, रेल पटरी बनना, इसके साथ साथ वहां पर छोटे मोटे इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स चालू हुए। तो जाहिर सी बात है कि गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स जो थे, सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स जो थे, ये बड़े ल्यूक्रेटिव हुए। और जब ये सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स की बारियां आती थी, टेंडर्स निकलते थे, तो कोई भी टेंडर वहां पर ट्रांसपेरेंट तरीके से नहीं दिया जाता था। टेंडर सारे फिक्स किए जाते थे और इस फिक्सिंग में उस समय मुख्तार अंसारी ने अपने पांव जमाने की कोशिश करी। लेकिन मुख्तार अंसारी जब अपने पांव जमाने के लिए 1990 के दशक में इस पूरे इलाके में पूर्वांचल के कूदा, तो उस समय मुख्तार अंसारी को मालूम चला कि उसका सामना एक बड़े व्यक्ति के साथ है और वो व्यक्ति उस समय वहां पर ऑलरेडी एक बाहुबली था। उसका नाम था ब्रिजेश सिंह। अरुण कुमार सिंह नाम का ये व्यक्ति, जिसका नाम आज की डेट में हम ब्रिजेश सिंह के नाम से जानते हैं, ये व्यक्ति एक ऐसा बंदा था जो कि ऑलरेडी उस पूरे सरकारी कॉन्ट्रैक्ट, सरकारी ठेकों में उसने अपना नाम बना रखा था। जाहिर सी बात है कि मुख्तार अंसारी के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज था। तो मुख्तार अंसारी ने सबसे पहले इस चैलेंज को मिटिगेट करने की एक तरकीब निकाली। उसने सोचा कि भाई ब्रिजेश सिंह तो जो है सरकारी ठेकों पे कब्जा करके रखा है, मुझे उसके ठेके छीनने हैं। उसके ठेके छीनने का सबसे सरल तरीका ये है कि मैं पावर स्ट्रक्चर को अडॉप्ट करूं, और मुख्तार अंसारी ने वही किया। वो सबसे पहले एमएलए बना। एमएलए बनने के बाद जब उसको ये मालूम चला कि अब मैं एमएलए बन चुका हूं, अब मेरे पास सरकारी मशीनरी है, उसके बाद उसने ब्रिजेश सिंह के ऊपर बेसिकली अपना दबदबा बनाने की कोशिश करी। लेकिन ब्रिजेश सिंह के बारे में भी 2-3 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है। सबसे पहली बात है कि भाई ब्रिजेश सिंह अपने टाइम पर अरुण कुमार सिंह यानी कि ब्रिजेश सिंह जो है वो अपने टाइम पर एक बहुत ही फुर्तीला व्यक्ति और एक स्टूडेंट हुआ करता था, शार्प माइंड का था। और ब्रिजेश सिंह जो है वो अपने पिता के साथ बहुत लगाव रखता था। 1984 में अनफॉर्चुनेटली उसके पिता के सामने बहुत सारी मुसीबतें आईं और 1985 में उसके पिता को गोली मारकर हत्या कर दी गई। जब उसके पिता की हत्या हुई ब्रिजेश सिंह की, उस समय ब्रिजेश सिंह ने कसम खाई कि मैं अपने पिता के इन हथियारों का बदला लूंगा। इस बदले को लेने के लिए सबसे पहले ब्रिजेश सिंह ने जो काम किया, उसने उन हथियारों को ढूंढा, उन हथियारों को मार गिराया और इस तरीके से उसने अपनी बाहुबली की इमेज बनानी शुरू करी। और तो और सबसे बड़ी बात यह भी है कि ब्रिजेश सिंह के संबंध दाऊद इब्राहिम से भी बहुत अच्छे माने जाते थे। और दाऊद इब्राहिम का जो उस समय उत्तर प्रदेश के अंदर यूनिट को चला रहा था, उस बंदे का नाम था सुभाष ठाकुर। सुभाष ठाकुर के साथ ब्रिजेश सिंह के नाते बहुत अच्छे थे और सुभाष ठाकुर की वजह से ब्रिजेश सिंह के और दाऊद इब्राहिम के नाते भी बहुत अच्छे थे। इनफैक्ट अगर आप इतिहास पढ़ते हैं तो इतिहास में एक बड़ा महत्वपूर्ण इंसिडेंट भी होता है 1992 यानी कि 1992 में, जब जेजे हॉस्पिटल में फायरिंग हुई थी मुंबई में। ये जेजे हॉस्पिटल में फायरिंग इसलिए हुई थी क्योंकि अरुण गावली जो था, उसके गैंग का एक व्यक्ति था जिसका नाम था शैलेश हल्दंकर। शैलेश हल्दंकर ने अरुण गावली के साथ सपोर्ट लेकर दाऊद इब्राहिम के जो ब्रदर इन लॉ हैं इस्माइल पारकर, उसको बेसिकली गोली मार गिराई थी। उसके बाद ये व्यक्ति शैलेश हल्दंकर जो है एडमिटेड था जेजे हॉस्पिटल में। दाऊद इब्राहिम के लिए शैलेश हल्दंकर नंबर 1 एनिमी था। उसको निपटाने का काम उस समय दाऊद इब्राहिम ने ब्रिजेश सिंह को दिया। ब्रिजेश सिंह ने अपने साथियों के साथ खुद लीड करते हुए जेजे हॉस्पिटल में फायरिंग भी की थी। और उस फायरिंग के बावजूद भी जब वहां पर यह केओस हुआ, शैलेश हल्दंकर को गोली भी मारी गई। उसके गोली मारने के बाद ब्रिजेश सिंह के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई क्योंकि कोई उस समय एविडेंस प्राप्त हुआ ही नहीं किसी भी पुलिस को। उसके बाद अगर हम ब्रिजेश सिंह का इतिहास देखें तो वो वापस अपना गाजीपुर, जौनपुर, मऊ वाले इलाके में अपने दबदबे को बनाए रखा था, बरकरार था। कुछ ऐतिहासिक तौर पर पुराने केसेस में उस समय 1993 के बाद 2 चीजें हुई। सबसे पहली चीज ये हुई कि 1993 के जो मुंबई ब्लास्ट हुए, उसके बाद ब्रिजेश सिंह का नाता दाऊद इब्राहिम से परमानेंटली टूट गया। ब्रिजेश सिंह ने उसके बाद किसी प्रकार का कोई कांटेक्ट नहीं रखा उससे और दाऊद के साथ उसके नाते परमानेंटली खत्म हुए। दूसरी बात यह है कि 1993 के समय एक पुराने केस के दौरान गाजीपुर के जेल में उस समय ब्रिजेश सिंह को ले जाया गया। ब्रिजेश सिंह को जेल हुई। जेल में जब ब्रिजेश सिंह गया तो वहां पर उसकी मुलाकात हुई एक दूसरे लोकल डॉन के साथ जिसका नाम था त्रिभुवन सिंह। त्रिभुवन सिंह उस समय बिहार उड़ीसा के रीजन में और उत्तर प्रदेश के कुछ फ्रिंजेस वाले एरिया में अपना ही डॉन था। तो त्रिभुवन सिंह और ब्रिजेश सिंह इन दोनों ने मिलकर उस समय एक अलायंस तैयार किया। इस अलायंस के साथ उन्होंने पूरे का पूरे इलाके में अपनी मोनोपोली तैयार करी और इस मोनोपोली को तैयार करने के दौरान उन्होंने सारे सरकारी ठेके जो थे उसके ऊपर अपना कब्जा प्राप्त किया। सबसे बड़ी बात यह थी
कि जब ये सिंह दोनों, त्रिभुवन और ब्रजेश सिंह, अपना अलायंस बना रहे थे, उस समय इन दोनों के सामने खड़ा था अगर कोई चैंपियन जो इनको बेसिकली अंडर प्ले करना चाह रहा था, वो और कोई नहीं था बल्कि मुख्तार अंसारी था। दिक्कत सिर्फ ये थी, दिक्कत ये थी कि ब्रजेश सिंह वैसे तो एक माना गिराना आदमी था, सोच समझ के काम करने वाला व्यक्ति था, लेकिन उसके दिमाग में एक चीज क्लिक नहीं करी। उसको कभी ये नहीं समझ आया कि जो मेरा ओपोनेंट मुख्तार अंसारी है वो कभी मेरे को किसी प्रकार का कोई हार्म पहुंचाएगा। उसका सबसे बड़ा सोच ये था कि ठीक है, मुख्तार अंसारी एमएलए बन गया है, दबदबा बनाना चाहता है, अपने इलाके में कुछ करना चाहता है, पर उसको ये कभी नहीं पता था कि ये बंदा उसकी प्रेजेंस को कहीं ना कहीं टक्कर देगा। और यही चीज हुई कि उसको टक्कर देने के लिए मुख्तार अंसारी ने कोई कसर नहीं छोड़ी, और इसकी वजह से दोनों सिंह यानी कि ब्रजेश सिंह, त्रिभुवन सिंह वर्सेस मुख्तार अंसारी के बीच में स्ट्रीट बैटल्स पूरे के पूरे पूर्वांचल के रीजन में कॉमन रही। 1990 के दशक की अगर हम बात करें तो उस समय सबसे बड़ी बात यह है कि ब्रजेश सिंह जो है वो भारतीय जनता पार्टी के बहुत क्लोज था, तो जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ क्लोज होने के कारण उसको कोई बहुत ज़्यादा सपोर्ट इसलिए नहीं मिला क्योंकि 1990 दशक की अगर हम उत्तर प्रदेश की राजनीति को पड़चालें और जानें तो हम चीज़ देखते हैं कि 1990 के दशक में दो पार्टियों ने अपना दबदबा उत्तर प्रदेश में बनाया हुआ था, वो थी समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी। और इन दोनों पार्टीज जो कि रीजनल पार्टीज थी, क्योंकि इनका दबदबा उत्तर प्रदेश में ज़्यादा था, तो मुख्तार अंसारी ने यही खेल खेला। उसने ये कहा कि भाई अगर मान लीजिए ब्रजेश सिंह भारतीय जनता पार्टी के क्लोज है और भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में प्रेजेंस रखने के लिए दिक्कतें आ रही हैं और यहाँ पर दिक्कत देने वाले बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी है, तो मुख्तार अंसारी ने अपना पूरा का पूरा गेम जो है इन दोनों पार्टीज के साथ ही रखा। वो कभी समाजवादी पार्टी से जुड़ता था तो कभी बहुजन समाज पार्टी से जुड़ता था। उसको ये चीज़ समझ आ गई थी कि भाई मेरे को अगर उत्तर प्रदेश में अपना दबदबा बनाना है तो उसने यही खेल खेला। और जाहिर सी बात है इन दोनों पॉलिटिकल पार्टीज को इस बाहुबली की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत भी थी, क्योंकि इसका एक होल्ड था जो कि मऊ, गाजीपुर, जौनपुर के पूरे इलाके में बनारस तक फैला हुआ था। लेकिन दिक्कत ये आई कि 1990 के दशक में उस समय उत्तर प्रदेश में एक एमएलए हुआ करता था जिसका नाम था अजय राय। अजय राय का जो भाई था उसका नाम था अवधेश राय। अवधेश राय को बेसिकली मार गिराया गया, और मारने के पीछे जो लोग इन्वॉल्व थे वो माना गया कि मुख्तार अंसारी के बेसिकली लोग थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि अजय राय, अवधेश राय, ये दोनों लोग जो थे ये ब्रजेश सिंह के बहुत क्लोज थे। तो जाहिर सी बात है कि जब अवधेश राय को मारा गया तो अवधेश राय को मारने का मतलब ये है कि भाई ब्रजेश सिंह के एक खासम खास को मारा गया। तो जाहिर सी बात है कि ब्रजेश सिंह ने इसका बदला लेने की कोशिश करी। 1990 के दशक की ही बात है कि एक समय ब्रजेश सिंह ने पूरा प्लान बनाया कि मुख्तार अंसारी को निपटा दिया जाएगा। मुख्तार अंसारी एक बार अपने गाड़ी के साथ अपने कॉन्वॉय को लेके गाजीपुर में एक रेलवे फाटक पे रुका हुआ था। ट्रेन आ रही थी, ट्रेन आने के पहले ही उसी समय चारों तरफ से ब्रजेश सिंह के आदमी कूद उठे, उन्होंने गोलीबारियां चलाई और पूरी की पूरी गाड़ी को जो है पूरा खून से रंग दिया। लेकिन उसके बावजूद भी उस समय उस इतने बड़े इंसिडेंट के बावजूद भी जो रेलवे फाटक के सामने हुआ, मुख्तार अंसारी वहां से गाड़ी से निकल के छिप के सामने खेतों में भाग गया, और ना ही मुख्तार अंसारी को कुछ हुआ और जाहिर सी बात है कि ना ही ब्रजेश सिंह को कुछ हुआ। लेकिन मुख्तार अंसारी इवेंचुअली पकड़ा कैसे गया? इवेंचुअली वो पकड़ा गया बहुत ही हाल के रिसेंट समय में। हुआ ये कि 2010 के बाद जो स्थिति बनी, उस स्थिति में बीजेपी का एक एमएलए था उत्तर प्रदेश में जिसका नाम था कृष्णानंद राय। कृष्णानंद राय जो था उसको बेसिकली मार गिराया। उसको मारने के दौरान 400 से अधिक गोलियों की बौछार की गई और गोलीबारी करके उस व्यक्ति को मार गिराया गया। कृष्णानंद राय जो कि एक भूमिहार व्यक्ति था और साथ ही में बहुजन समाज पार्टी के साथ उसका कोई लेन देन नहीं, बल्कि सबसे जरूरी ये था कि वो बहुजन समाज पार्टी का बहुत बड़ा एंटी माना जाता था। उसका रीजन भी ये था क्योंकि वो एक प्रो हिंदुत्व आइडियोलॉजी को बेसिकली नर्चर कर रहा था। और पूर्व में अपने पुराने पास्ट में कृष्णानंद राय एमएलए बनने से पहले सबसे बड़ी बात यह भी है कि वो भी एक सरकारी ठेकेदार था। 2002 में उसने बीजेपी को ज्वाइन किया था और बीजेपी से फिर वो एमएलए बनता रहा। कृष्णानंद राय को मार गिराने के पीछे जिस व्यक्ति का नाम आया उस व्यक्ति का नाम था मुन्ना बजरंगी। मुन्ना बजरंगी जो है वो बेसिकली प्रेम प्रकाश सिंह के नाम से जाना जाता था, और प्रेम प्रकाश सिंह यानी कि मुन्ना बजरंगी जो है ये मुख्तार अंसारी के भी बहुत क्लोज था। जाहिर सी बात है कि ये बंदा उस समय जब इसने कृष्णानंद राय को मारा, उसके मारने के बाद सबसे बड़ी चीज ये हुई कि बेसिकली कृष्णानंद राय यानी कि वो तो मर ही गया, और साथ में जो मुन्ना बजरंगी था वो तो ऑलरेडी जेल में बैठकर उसने ये पूरी किलिंग को ऑर्केस्ट्रेट किया था, प्लान किया था। तो जाहिर सी बात है कि जब उसके ऊपर दबाव पड़ा तो दबाव बढ़ने के बाद मुख्तार अंसारी को भी उस गेम में गिरफ्तार किया गया।
मुन्ना बजरंगी के बारे में एक चीज़ मत भूलिएगा कि ये बड़ा महत्वपूर्ण व्यक्ति है उत्तर प्रदेश के गैंगस्टर्स के इतिहास में और माफिया के इतिहास में, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि मुन्ना बजरंगी जो है इसने उत्तर प्रदेश के अंदर AK-47 के पूरे कल्चर को शुरू किया था। इससे पहले उत्तर प्रदेश का जो माफिया था जनरली प्रयोग किया करता था देसी कट्टा के, और साथ ही में वो प्रयोग करते थे रामपुरी चाकू का। लेकिन AK-47 का जो कल्चर है उसको लाने वाला मुन्ना बजरंगी ही था। और मुन्ना बजरंगी के संबंध भी मुलायम सिंह यादव से लेके समाजवादी पार्टी से लेके बहुजन समाज पार्टी, जितनी भी रीजनल दल थे, इनसे बहुत ही ज़्यादा क्लोज था। तो जाहिर सी बात है कि उस बंदे ने अपना नाम बना के रखा हुआ था, उसको लोकल लेवल पे पेट्रोनेज भी थी। ये भी माना जाता है कि मुन्ना बजरंगी ने 17 साल की उम्र में अपने ही पिता की हत्या कर दी थी गोली मार के, और उसके बाद तुरंत उसने गजराज सिंह नाम के एक छोटे गैंगस्टर को ज्वाइन करके अपना नाम बनाने की कोशिश करी, और वहां से वो राइज करता करता मुख्तार अंसारी के नज़रों में आया और मुख्तार अंसारी का एक राइट हैंड मैन बन गया। सबसे बड़ी बात यह है कि कृष्णानंद राय के मर्डर के बाद मुख्तार अंसारी को भी पकड़ा गया। मुख्तार अंसारी को पकड़ने के बाद उस समय जब ये परिस्थिति हुई तो जाहिर सी बात है कि समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, इन लोगों ने अपने आप को डिस्टेंस करना शुरू करा। लेकिन जाहिर सी बात यह है कि जब समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने दोनों ने अपने आप को मुख्तार अंसारी से दूर करने की कोशिश करी तो मुख्तार अंसारी ने कौमी एकता दल बनाई। कौमी एकता दल बना के उसने माऊ के इलाके में इलेक्शन लड़ने की कोशिश करी। और तो और सबसे बड़ी बात यह भी है कि उसको उसके बावजूद भी बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी का सपोर्ट मिलता रहा। और सबसे बड़ी चीज़ ये भी है कि बहुजन समाज पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता जो हैं सतीश चंद्र मिश्रा, उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट में 2018 में तो एक हियरिंग के दौरान जब वो मुख्तार अंसारी को रिप्रेजेंट कर रहे थे तो उन्होंने ये तक बोला था कि भाई मेरा क्लाइंट चाहे जेल में हो लेकिन उसको राज्यसभा में वोटिंग करने की परिस्थिति देनी चाहिए, क्योंकि उस समय तक बात हो रही थी कि अगर राज्यसभा इसको भेजा जाए मुख्तार अंसारी को तो क्या इसको वोटिंग राइट मिलना चाहिए या नहीं। खैर वो केस इलाहाबाद हाईकोर्ट से आगे बढ़ा नहीं, लेकिन बात यह है कि समाजवादी पार्टी हो या बहुजन समाज पार्टी, इन दोनों पार्टियों ने पेट्रोनेज एक पॉइंट पर मुख्तार अंसारी का दिया था। मुख्तार अंसारी को कृष्णानंद राय के मर्डर केस में जब पकड़ा गया उसके बाद उसको जेल में रखा गया। जेल में रखने के दौरान उसके जेल के हालात बड़े ख़राब थे। जब भी मुख्तार अंसारी की पत्नी या बेटा उनको मिलने जाते थे अक्सर जेल में वो देखा करते थे कि उनके हालात बहुत ख़राब हैं। इसकी वजह से कई वरिष्ठ नेता जो दिल्ली तक बैठे होते थे वो भी फ़ोन करके उत्तर प्रदेश सरकार को, उत्तर प्रदेश के सरकार के अंदर अधिकारियों को बोला करते थे कि भाई इनको जेल में अच्छी सुविधाएं दी जाए। लेकिन उसके बावजूद भी कोई हालातों में इम्प्रूवमेंट नहीं हुई। जाहिर सी बात है, गैंगस्टर थे, क्रिमिनल रिकॉर्ड था, इतने सारे मर्डर केसेस थे, उसके बावजूद भी इस बंदे का दबदबा अपने इलाके में आज तक था। लेकिन आज की डेट में सबसे बड़ी चीज़ ये है कि चाहे इस बंदे के पीछे जितना मर्जी क्रिमिनल इतिहास हो, लेकिन आज की डेट में जब आप माऊ जाते हैं, माऊ के इलाके में, जौनपुर के इलाके में अगर आप लोगों से बात करते हैं तो लोगों में मिक्स रिएक्शन दिखता है। कई लोग ये नहीं कहते कि भाई मुख्तार अंसारी, वो नहीं मानते कि इस प्रकार की कोई गलत हरकतें करता था। वो कहते हैं कि भाई इस प्रकार की गलत हरकतें सिर्फ मुख्तार अंसारी के नाम पे क्यों देखी जाए, क्योंकि उन लोगों के लिए मुख्तार अंसारी एक गरीबों का मसीहा था और गरीबों की सहायता कर करके, गरीबों के अंदर उसने अपना नाम बना करके उसने राजनीतिक ताकत भी प्राप्त करी थी। इस बंदे का पूरा करियर इसी प्रकार से चला। तो एक मिक्स्ड इमेज थी इस बंदे की। एक जगह पर पुलिस रिकॉर्ड्स के नाम पे, प्रशासन के नज़रिए से अगर हम देखें तो जाहिर सी बात है कि इस बंदे के ऊपर बहुत सारे केसेस थे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम लोगों के प्रति अगर बात करें तो लोग कहते थे कि क्रिमिनल केसेस एक अलग जगह, लेकिन सबसे बड़ी बात कि ये बंदा एक गरीबों का मसीहा है। तो ये बंदे के ख़त्म होने के बाद और इसकी मृत्यु होने के बाद ये चीज़ तय है कि उत्तर प्रदेश में एक और डॉन गिर गया। तो आई होप मुख्तार अंसारी की पूरी कहानी सुनकर आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।